हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, राइट। तो आपने इसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और आपके क्लास 12th में जब जाओगे या आपने अगर आप क्लास 12th में तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, वहाँ भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो राइट, तो ये पार्ट जो है आपको 11th में भी करना एज वेल एज 12th में भी करना है। इवन इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक सेक्शन में आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, ये सारे टर्म्स आपको बार बार आएंगे। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे समझने के लिए वो है सॉल्यूशन, कि हम लोग सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो ध्यान देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो यूज किया जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पूछा जाएगा व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो ये क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना अमाउंट में अवेलेबल है उसी के बारे में अगर हमें बताना हो, कोई जानकारी देनी हो, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन पता होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, एक बाइनरी देखिए सॉल्यूशन आपको पता है क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका, एक से ज़्यादा कंपोनेंट का। जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट को हम किसी भी रेशियो में मिक्स करते हैं तो वो आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। तो एक से ज्यादा कंपोनेंट को अगर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्यूशन कहलाता है। यहां जो मेनली बात करेंगे हम लोग करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब पूछोगे सर ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो दो कंपोनेंट सॉल्यूशन होगा, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, राइट। तो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अपना जो इंटायर डिस्कशन होगा क्लास 11th और 12th में वो मेनली फोकस्ड किसके पे ऊपर होता है, बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर। तो ध्यान से देखिए बाइनरी सॉल्यूशन बनता कैसा है, तो एक होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, राइट। क्लियर, पता है। तो अब देखो सॉल्यूट हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट है, ये दोनों को अगर हम लोग मिक्स्ड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको सपोज दैट हम मान लेते हैं सॉल्यूट जो है वो आपका कंपोनेंट 1 है, जबकि ये आपका क्या है, कंपोनेंट 2 है, राइट। कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 मिल के क्या बना रहा है, आपका सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बाइनरी होगा, राइट। क्लियर है। अब देखो हमेशा इस सॉल्वेंट के बारे में एक पॉइंट याद रखना, सॉल्वेंट हमेशा सिंगल कंपोनेंट ही होते हैं। सॉल्वेंट एक ही रहेगा, जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, तो नोट में एक पॉइंट यहाँ क्या याद रखोगे कि सॉल्वेंट हमेशा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर जैसे टर्सरी सॉल्यूशन होगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूट के कंपोनेंट बढ़ेंगे, कभी भी सॉल्वेंट नहीं बढ़ता है। सॉल्वेंट हमेशा क्या रहता है, एक ही रहता है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट कहते किसको है, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। क्या याद रखिएगा, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। अमाउंट कहने का मतलब क्या है, जनरली हम लोग मोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोल्स की। तो जो कम अमाउंट में अवेलेबल होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, राइट, तो इसको क्या बोल देंगे, which is present in larger amount, right। larger amount कहने का क्या मतलब है कि ज़्यादा मोल्स जिसका प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, राइट। तो पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एराइज होता है, राइट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो देखिए ओवरऑल होता क्या है कि इस सॉल्यूशन में या सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या रेशियो है, कितना अमाउंट में सॉल्यूट अवेलेबल है, कितना अमाउंट में सॉल्वेंट अवेलेबल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
तो यहाँ पे हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, टू रिप्रेजेंट सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, राइट। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या कहलाता है? तो टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स, राइट। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट हम लोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं। और नोट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही है, कि जो आपका फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स सॉल्यूशन लिक्विड होगा या गैसियस होगा या सॉलिड होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? द फिजिकल state of solution is depends upon the physical state of solvent, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही क्या होगा? फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। दैट मीन्स अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर आपका फिजिकल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस है, दैट मीन्स अपने पास सॉल्वेंट भी क्या रखना पड़ेगा? गैसियस रखना पड़ेगा। या आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉलिड है, तो उस केस में आपको सॉल्वेंट भी क्या रखना पड़ेगा? सॉलिड रखना पड़ेगा। ये क्लियर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसको बोलते हैं? कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट का रिप्रेजेंटेशन ही आपका क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहलाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहला और बेसिक तरीका आपने बहुत बार सुना होगा, परसेंटेज, राइट। तो सबसे पहला तरीका अपने पास क्या होता है? परसेंटेज। तो आपको पता है परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100 में कितना? परसेंट मतलब क्या होता है? पर 100 में कितना होगा, राइट। तो इसके अंदर 3 तरीका है। सबसे पहला होता है मास परसेंट। क्या होता है? मास परसेंटेज, या इसको परसेंट m/m से भी हम लोग दिखाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या लेना है? इनिशियली 100 ग्राम का सॉल्यूशन ले लीजिए और उसमें देखिए सॉल्यूट कितना अमाउंट में अवेलेबल है, उसी को क्या बोलते हैं? मास परसेंट बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ 5% m/m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? 5% m/m, या बोल देंगे 5% बाय मास। डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसका दूसरा तरीका होता है क्या? 5% बाय मास ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन, इस तरह से लिख दिया गया। तो इसका मतलब सिंपली इसी तरह से आपको कंसिडर करना है कि जो आपका सॉल्यूशन होगा, राइट, क्या है? सॉल्यूशन है। ये कैसे बनता है? एक आपका सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, राइट। क्लियर है। तो सिंपली देखिए डिफिनेशन, परसेंटेज मतलब ही क्या होता है? ये आपको क्या ले लेना है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, राइट। जिसमें से सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम है। 5% मतलब यही होता है, राइट। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मास कितना है? 5% दे रखा है, दैट मीन्स वही होगा। और सॉल्यूशन कितना रहेगा? 100 ग्राम। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि सॉल्वेंट कितना रहा होगा? 95 ग्राम, राइट। तो इसका मतलब ये कैसे प्रिपेयर किया जाएगा?
5 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 95 ग्राम ऑफ H2O। क्या हो जाएगा 95 ग्राम, राइट, ये दिस इज अ 95, तो 95 ग्राम वाटर में अगर 5 ग्राम NaH मिला देते हैं तो अपने पास क्या बनेगा 5% m/m NaH एक्वस सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पता है कि NaH कितना है 5 ग्राम है, ये कितना है H2O, ध्यान से देखो तो 95 ग्राम है। अगर इसका मोल्स फाइंड करोगे, राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो NaH का निकालोगे तो 40 आ जाएगा, राइट, 5/40 दैट मीन्स 1/8, तो 0.125 मोल हो गया। अगर वही वाटर का मोल्स निकालोगे N इक्वल टू 95, अब बाय ये क्या होता है 18 होता है, क्या होता है 18 होता है, राइट। तो ये लगभग आपका 5.3 मोल्स के आसपास आएगा। तो आपको पता है कि NaH क्या 0.125 है, जबकि आपका ये कितना 5.3 मोल है। तो इससे क्लियरली आपको ये आइडिया लग रहा है कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में NaH क्या सॉल्यूट होगा। तो ये क्लियर हो गया मास परसेंटेज का, राइट। सिमिलरली जो दूसरा होता है, या आप इसको B बोल सकते हो, राइट, इसी के अंदर ये मास बाय वॉल्यूम होता है, राइट। क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कहीं पे अगर आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं m/v, अगर कहीं पे दे दिया x% m/v सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होगा देखिए दिया फिर से क्या दिया m/v, जहां पे आपको क्या लिखा हुआ है कि m/m है उस जगह क्या दे दिया मास m/v। तो आपको फिर से क्लियरली यहां पे ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो जो ये वैल्यू होता है वो हमेशा ही क्या होता है x% को आप क्या लिख सकते हो x/100 लिख सकते हो, राइट, क्लियर है। तो ऊपर पे मास है और नीचे वॉल्यूम है, राइट। तो मास कितना हो जाएगा x ग्राम, दैट मीन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, अब नीचे तो वॉल्यूम है, दैट मीन्स इसको ग्राम नहीं इस बार क्या बोलेंगे ml, कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो दैट मीन्स ये आपको क्लियरली पता चल गया कि अगर m/v लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट का अमाउंट तो ग्राम में रहेगा, बट सॉल्वेंट किस में रहेगा वॉल्यूम के टर्म्स में, दैट मीन्स किस में दिखाना है 100 ml में, कितना दिखाना है 100 ml में, राइट, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें हम, कहीं पे आपको लिख दिया गया 5% m/v NaOH एक्वस सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, राइट। आपको बस क्या कर दिया गया m/v कर दिया गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 ग्राम NaOH होगा, जबकि सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml, जबकि इसमें हमने क्या लिया था 100 ग्राम लिया था, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसका m/v परसेंटेज का क्या मतलब होता है, थर्ड जो अपने पास C है, राइट, तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज मतलब आप क्या समझोगे, तो इसको आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा परसेंटेज V/V। तो इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, इस बार सॉल्यूट भी क्या रहेगा वॉल्यूम में ही रहेगा, सॉल्यूट भी क्या रहेगा वॉल्यूम के टर्म्स में, मतलब ml के तो अगर इसको हम लोग सिंपली बोलें तो क्या होगा, ये हो जाएगा अमाउंट किसमें इन ml, ध्यान रखिएगा अमाउंट ये किस में रखना है ml में रखना है, किसका ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस बार क्या रखना है दोनों का दोनों वॉल्यूम में, क्या है दोनों का दोनों टर्म्स किस में है वॉल्यूम में, राइट। तो इसको अगर कहीं पे एक एग्जांपल से मैं समझूं, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 5% V/V CH3OH एक्वस सॉल्यूशन। CH3OH पता है क्या मेथेनॉल होता है, क्या होता है मेथेनॉल होता है। इसका मतलब सिंपली क्या होगा, आप देखो इसका एक ही आंसर निकालोगे 5 ml CH3OH इज present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर आपका 100 ml का आप सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें 5 ml क्या होगा मेथेनॉल होगा, राइट।
तो ये तीनों टर्म्स, ये जो परसेंटेज के अंदर तीन तरह के टर्म्स आते हैं, एक मास परसेंटेज होता है, एक वॉल्यूम परसेंटेज होता है और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, राइट। तो आई होप कि तुम्हें ये मास परसेंटेज क्लियरली समझ में आया होगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जब भी हम मास परसेंटेज लिखते हैं या वॉल्यूम परसेंटेज लिखते हैं या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, राइट। तो अब जो अपने पास नेक्स्ट टर्म है वो है आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब होता है वन में कैसे करते हैं, तो एक बार तुम इसे लिखो फिर हम लोग फ्रैक्शन को देखेंगे। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना टर्म है वो है फ्रैक्शन, राइट। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शन की। तो जो सेकेंड टर्म्स आता है दैट इज योर फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन जैसा ही बोलते हैं तो फ्रैक्शन मतलब होता है वन में कितना परसेंट है, राइट। से परसेंटेज मतलब क्या होता है 100 में कितना परसेंट है, वैसे फ्रैक्शन मतलब क्या होता है 1 में कितना परसेंट है, राइट। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in unit amount of solution। से परसेंटेज में हम लोग सॉल्यूशन कितना लेते थे 100, वैसा ही फ्रैक्शन में हम लोग कितना लेंगे सॉल्यूशन को 1, राइट। तो अब इसके अंदर जो है हमें दो तरह के टर्म्स पढ़ने हैं। तो सबसे जो पहला टर्म है वो है मास फ्रैक्शन। क्या है, मास फ्रैक्शन, राइट। तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपके पास एक सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, क्या मिलके बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, राइट। तो सॉल्यूट के मास को सपोज दैट हम लोग m1 मान लेते हैं और सॉल्वेंट के मास को m2 मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। इसका मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। चलो इसको फिलहाल के लिए हम लोग m मानते हैं। तो पूछा जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमसे पूछा जाए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, तो सिंपली देखो मास फ्रैक्शन ये किसके बराबर हो जाएगा। तो टोटल मास कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 में क्या है m1 है, m1 प्लस m2 टोटल मास है जिसमें से सॉल्यूट क्या m1 है। अगर सॉल्यूट हम लोग 1 ले लें, राइट, तो ये 1 ले लें तो कितना हो, m1 प्लस m2 है तो ये m1 है। अगर ये 1 रहेगा तो ये आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स ये किसका हो जाएगा m1 बाय m1 प्लस m2, राइट। क्लियर है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो जैसे ही सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे m2 बाय m1 प्लस m2, राइट। तो आपको मास फ्रैक्शन क्लियरली समझ में आ गया। सेकेंड टर्म जो इसी के अंदर आता है फ्रैक्शन के अंदर वो होता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो सिंपली ये भी क्या होगा 1 मोल में कितना परसेंट है, यहां भी यूनिट अमाउंट ही लेंगे। तो देखिए जैसे ही यहां पे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए जनरली इसको ना हम लोग x1 से दिखाते हैं। एक्चुअली ये x1 नहीं होता है, इसको chi1 बोलते हैं, बट हम लोग अपने आसानी के लिए इसको x1 पढ़ेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ये m1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्यूट का मोल्स n1 बाय n1 प्लस n2, राइट। दैट मीन्स इसके मोल्स को n1 मान लो, इसके मोल्स को n2 मान लो, तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे सिंपली n1 प्लस n2, जस्ट लाइक जैसा मोल्स था वैसा ही मास हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट, तो सपोज दैट इसको हम लोग x2 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा सिंपली n2 बाय n1 प्लस n2, राइट। तो ये चीज क्लियर है। यहां से जैसे ही तुम बात करोगे x1 बाय x2 की, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ देखिए n1 बाय n2 तो दोनों साइड है वो तो कट जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा n1 बाय n2। तो दैट मीन्स जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही क्या होता है मोल्स का भी रेशियो होता है। क्लियरली है। और दूसरा जब आप x1 प्लस x2 को ऐड करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर, राइट। तो दैट मीन्स अगर एक का मोल फ्रैक्शन हमें पता हो तो आसानी से हम दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार तुम इसे कॉपी करो, राइट। तो मोल फ्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट अपने पास आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आता है
स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए हम लोग देखते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो थर्ड जो टर्म है वो है आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बहुत ही सिंपल है इसका डिफिनेशन कि आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन का 1 लीटर लेना है, खास करके किसके लिए डिफाइन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन का कितना ले लेना, 1 लीटर। तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर सिंपल देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इजीली से हम लोग किसी भी स्ट्रेंथ का बता सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म तो क्या होंगे, यूनिट लेस होंगे, क्योंकि मोल्स का रेशियो है या मास का रेशियो है, सिंपल ये कोई यूनिट नहीं होगा, राइट। तो हम यहाँ से नोट करके फ्रैक्शन में एक पॉइंट ध्यान रख लोगे, फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, राइट। लेकिन जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन है तो वो क्या आएगा, ग्राम में। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट क्या होने वाला है, ग्राम पर लीटर, राइट। तो क्लियरली जैसे हम क्या करें, 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें से 5 ग्राम हम क्या करते हैं, उसमें शुगर घोल देते हैं। तो पूछेंगे स्ट्रेंथ क्या होगा, 5 ग्राम पर लीटर, सिंपल ही है। अगर मान लो 5 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 10 ग्राम घोल देते हैं, तो 5 लीटर में कितना है, 10 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2 ग्राम हो जाएगा, सिंपल है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, 2 ग्राम पर लीटर, राइट। तो आराम से आपको स्ट्रेंथ समझ में आ गया। फोर्थ जो टर्म है इससे बहुत हद तक आप परिचित हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, राइट। तो मोलैरिटी क्या होता है, सिंपली देखिए जस्ट लाइक स्ट्रेंथ होता है। ये होता है कि मास की जगह यहाँ पे बस यूज कर देते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस बार भी आपको सॉल्यूशन का 1 लीटर ही लेना है, जस्ट लाइक प्रीवियस वन, बट इसका क्या ले लेना है, मोल्स ले लेना है, राइट। कोई डाउट है क्या, एक बार तुम इसे लिखो। तो इतना क्लियर हो गया, राइट, कि हम लोग मोलैरिटी किसको बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे मोलैरिटी को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट are divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, राइट। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट था और यहाँ पे क्या गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इन दोनों में हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको पता है जो मास है अगर उसको हम डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से तो यहाँ तो मोल्स आ जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स कि इस चीज को ध्यान से देखो, या हम यहाँ से मोलैरिटी ही रहने देते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, गिवन मास। देखिए मोल्स ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, किसका, ऑफ सॉल्यूट का। क्या बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसको हमने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स को। नीचे तो आपका है ही ऑलरेडी, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन ये किस में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए आप मोलर मास को नीचे लिख लो तो आपका मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू ये जो 1 बाय मोलर मास है इसको हम अलग कर लेते हैं, 1 बाय मोलर मास किसका, ऑफ सॉल्यूट का। किसकी हम बात कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की। तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए क्या हो गया, मोलरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 बाय मोलर मास। तो मोलर मास को इधर ले आते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास किसका रहना चाहिए, सॉल्यूट का। ये किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया। देखिए मोलरिटी से तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म रहते हैं, बहुत बार स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाता है जिससे हम लोग उतने अच्छे से परिचित नहीं होते। तो इस चीज़ों से आपको क्लियरली पता चल गया कि हम लोग मोलरिटी को स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि मोलरिटी को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर बात करें हम यहाँ पे यूनिट की, अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो देखिए ऊपर पे क्या है, मोल्स है, नीचे क्या वॉल्यूम है। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, राइट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स बाय लीटर, राइट। और इसी को हम लोग कैपिटल एम बोलता है, राइट। तो कहीं पे अगर 0.5 कैपिटल एम लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 मोल्स पर लीटर, राइट। तो आपको मोलरिटी को हम लोग जनरली किससे दिखाते हैं, मोल्स पर लीटर को कैपिटल एम से। दैट मीन्स मोलरिटी जब भी रिप्रेजेंट की जाती है तो किससे की जाती है, कैपिटल एम से, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि मोलरिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है। उससे पहले हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज को डिफाइन किया है। तो नाउ जो नेक्स्ट अपने पास टर्म है वो है अपने पास मोलैलिटी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट अपना टर्म है वो है मोलैलिटी, राइट, मोलैलिटी, राइट। तो ये जो मोलैलिटी होता है, देखिए ये मोलैलिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नीट में भी और जेई में भी अलग अलग तरह से बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो वहाँ क्या था, देखिए प्रीवियस वाले में जैसे हम मोलैरिटी की बात करते तो वहाँ भी वही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि मोलैलिटी में यहीं पे क्या हो जाता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ से आप मोलैलिटी को क्या लिख सकते हो, मोलैलिटी देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। जबकि मोलैरिटी में क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ क्या हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट। और किस में ध्यान रखना है, इन केजी में, राइट। तो बहुत ही क्लियर है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि जो मोलैलिटी होती है इसको ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। रीजन तुम बता सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब पूछोगे सर ये कैसे है, तो आपको पता है ऊपर पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और सिमिलर नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास को भी अगर आप 1 kg है उसको कितना भी गर्म करो वो 1 kg ही रहने वाला है। वॉल्यूम चेंज करता है, राइट। इसके वजह से मोलैरिटी में तो चेंज आ जाता है लेकिन मोलैलिटी में कभी चेंज नहीं आता। तो नीट ने भी ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो वो कौन सा टर्म होता है, मोलैलिटी, राइट। और रही बात इसके यूनिट की, तो अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्लियरली आप समझ सकते हो, ऊपर पे नंबर ऑफ मोल्स है तो क्या रह जाएगा,
मोल्स और नीचे मास है तो मोल्स पर केजी, राइट। और इसी मोल्स पर केजी को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से, राइट। तो कहीं पे ऐसा लिखा हो 0.5 स्मॉल एम, इसका मतलब क्या होगा 0.5 मोल्स पर केजी, राइट। तो सिंपली समझ में आ गया कि हम लोग का मोलैलिटी क्या होता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा, कन्वर्सन ऑफ मोलैरिटी टू मोलैलिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, राइट। तो इस पर अपना एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आया हुआ है, कन्वर्सन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में और मोलैलिटी को मोलैलिटी में हम लोग कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो आप उस वीडियो को जाके देखो, तो मैं क्लियरली आसानी से समझ में आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से उस चीज़ को समझाया है। तो राइट, तो इस चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आपको मोलैरिटी क्लियरली समझ में आ गया कि हम लोग मोलैरिटी किसको कहते हैं। सिमिलरली एक टर्म और आता है नॉर्मेलिटी। क्या आता है, नॉर्मेलिटी, राइट। तो ये जस्ट लाइक मोलैरिटी ही होता है, बट यहाँ मोल्स की जगह हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter of सॉल्यूशन। दैट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स प्रेजेंट होता है उसको मोलैरिटी बोलते हैं, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में रहना चाहिए, लीटर में, राइट। तो क्लियरली समझ में आ गया कि नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं। और नॉर्मेलिटी के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है, राइट, यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट की, इसके यूनिट की, तो ये यूनिट होता है आपका, देख लीजिए, इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसी को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली अगर आपको 0.5 एन लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। तो आप नॉर्मेलिटी समझ में आ गया। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, आपको उसको ध्यान रखना है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाता है मोलैरिटी इनटू